हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इंफिनिटी। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस तक देखा था, जिसमें लास्ट हम लोगों ने ये डिस्कस किया था मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। लगभग सारे प्रॉपर्टीज हम लोगों ने मॉडल्स का डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में जो कि सेकंड है, इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ज्योमेट्रिकल, उसे कैसे ज्योमेट्रिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो टॉपिक है हमारा जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसको हम लोग लिखते हैं x प्लस आई वाई, राइट, तो इसे हम एक पॉइंट के हिसाब से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो कि रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, जिसमें ओ एक्स एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये हमारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सो दिस इज ओ जीरो एक्स ले सकते हैं और ओ वाई ले सकते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, जेड इज अ पॉइंट इन कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, जो एक्सिस हमारा 90 डिग्री का होगा। सो सपोज दिस इज पॉइंट पी, जेड पॉइंट है ये, सो दिस इज जेड। सो इसका जो p का जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x एंड y। तो ये हमें, इसे हम p को z कहेंगे, राइट, मतलब ये जो पॉइंट है z होगा। क्लियर। सो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इस एक्सिस को हम लोग कहेंगे कि ये हमारा रियल एक्सिस है। मतलब जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रियल एक्सिस पे होगा, और ये जो एक्सिस है ओ वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। सो y कोऑर्डिनेट हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे होगा और x कोऑर्डिनेट ओरिजिन से x एक्सिस की तरफ होगा। सो दिस इज x एंड दिस इज y। हेंस वी कैन से दैट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर्ड पेयर्ड है पॉइंट पे। क्लियर। और इस प्लेन को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर हम इसे गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। जो पॉइंट एक्स वाई है, ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का इमेज कहलाएगा। सो दिस पी इज द इमेज ऑफ जेड। ओके, और जो हमारा जेड है उसे हम कहेंगे एफिक्स और कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं, वो ये है कि जितने भी प्योरली रियल नंबर होंगे वो किस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। जितने भी प्योरली रियल नंबर, राइट, प्योरली रियल नंबर, क्योंकि एक्स एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट दैट इज वाई जीरो होगा, और जितने भी इमेजिनरी नंबर होंगे वो हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे वो हमारा वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारा रियल पार्ट क्या होगा? जीरो होगा। अगर हम ओरिजिन से जेड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो ये एक डायरेक्शन होगा। सो ओपी, सो दिस ओपी इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे ही हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कहते हैं। सो जो मॉड ऑफ जेड है लेंथ ऑफ ओपी होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर कोई हमारा रियल एक्सिस है, इमेजिनरी और एक्सिस और रियल एक्सिस है, इसमें अगर हम लोगों ने कोई पॉइंट P को डिनोट किया Z, डेट इज P, इसको हम Z लिख लेते हैं, और Z को साथ में और भी लिख सकते हैं एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर। तो हम लोगों ने क्या किया था, अभी जब OP को हमने ज्वाइन किया था, ये P हो गया, ज्वाइन किया। सो दिस इज कॉल्ड मॉड ऑफ Z। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑफ Z हो गया। अब आर्गुमेंट क्या होगा कि अगर Z कोई एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि पॉइंट P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो जो आर्गुमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर Z का, वो एंगल होगा विच OP, जो कि OP बनाएगा किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। तो OP जो एंगल बनाएगा, दिस वन एंगल, सो इस एंगल को हम लोग कहेंगे
एंगल थीटा, ये एंटी क्लॉक ओपी किसे बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन से, सो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और इस थीटा को ही, इस एंगल को ही हम लोग आर्ग्यूमेंट कहेंगे। ओके, सो वी कैन से हियर OP is equal to mod of Z and argument of complex number Z is equal to theta. Okay, now जो आर्गुमेंट है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z का जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये यूनिक नहीं होगा क्योंकि हर 2 पाई एंगल के बाद, हर रोटेशन के बाद ये एंगल सेम आ जाएगा। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। सो जो हमारा एंगल होगा थीटा, सो वी कैन राइट हियर 2n पाई प्लस थीटा, ये जो जहाँ पे n क्या है, हमारा इंटीजर है, तो हर एक इंटीजर के लिए ये सारे वैल्यूज जो आएंगे वो आर्गुमेंट ऑफ z होगा। सो वी कैन से दैट ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 2n पाई प्लस थीटा। ओके, लेकिन हमें उस एंगल के बारे में जो एंगल माइनस पाई से राइट, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं होगा, जो एंगल माइनस पाई से लेस देन इक्वल टू प्लस पाई के बीच में होगा, ऐसे एंगल को हम, ये जो आर्गुमेंट होगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ओके वैल्यू, इसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे, या फिर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखना है। ओके, सो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अनगिनत आर्गुमेंट हो सकता है क्योंकि हर एक रोटेशन के बाद 2 पाई एंगल के बाद सेम एंगल रिपीट करेगा। ओके, तो हर एक इंटीजर के लिए वो हमारा आर्गुमेंट होगा, लेकिन वो वैल्यू जो थीटा से बड़ा, माइनस पाई से बड़ा हो और पाई से छोटा हो, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ध्यान में रखना है और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, ऐसे वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। अब प्रिंसिपल वैल्यू अगर गिवन है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट गिवन है, तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालेंगे, तो 4 कंडीशन हो सकता है। कौन कौन सा कंडीशन हो सकता है, ध्यान में रखना है कि एक कंडीशन हम ले लिया ये, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस, अगेन यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, 4 कंडीशन आएगा, कैसे आएगा अभी आपको पता चल जाएगा। सो या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो ये एंगल होगा प्रिंसिपल वैल्यू दैट इज थीटा, ये हमारा क्या है, एक्स प्लस आई वाई है, या एक्स वाई हम लोग लिखते हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर जेड, वाई ओवर एक्स, ये क्या हो जाएगा, वाई ओवर एक्स। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया, किस क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है दैट इज पी एक्स वाई, तब ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज दिस वन। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, ये हमारा थीटा होगा आर्गुमेंट। अब ये चूंकि एक्स वाई, यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, नेगेटिव है, सो वी कैन से दैट दिस इज नेगेटिव एक्स। सो लेंथ ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव में मॉड ऑफ एक्स, ओके, मॉड ऑफ एक्स कहेंगे। अब यहाँ पे ये एंगल, सपोज ये एंगल अगर हम बात करते हैं अल्फा, सो वी हैव tan अल्फा इज इक्वल टू वाई ओवर मॉड एक्स, ये tan अल्फा होगा। ओके, लेकिन आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है। सो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में, सो एंगल जो थीटा है इस, ये क्या हो जाएगा, टोटल एंगल कितना पाई है, सो पाई माइनस हमारा अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान में रखना tan इनवर्स y ओवर मॉड ऑफ x। इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा हमारा, इस क्वाड्रेंट में हमारा x भी हमारा मॉड ऑफ x होगा और y भी मॉड ऑफ y होगा। एंगल कौन सा होगा, एंगल ये होगा आर्गुमेंट, ठीक है, क्योंकि माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में हमें लेना है, सो दिस इज थीटा। सो दिस एंगल इज
दिस एंगल इज अल्फा मान लेते हैं. सो वी हैव tan अल्फा इज इक्वल टू mod ऑफ y, ओके, डिवाइड बाई mod ऑफ x. लेकिन एंगल हमें कौन सा लेना है? एंगल हमें थीटा लेना है. इसका मतलब है कि अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात करें तो ये हमारा माइनस पाई, क्योंकि ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है ये पूरा एंगल माइनस पाई होगा. माइनस पाई में से हमें क्या जोड़ना होगा? माइनस पाई में से ये जो एंगल है टेन अल्फा को हमें ऐड करना पड़ेगा. सो दिस इज प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y ओवर x. सो दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू. आई होप यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ आगे चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में. फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपल सा ये माइनस पाई से पाई के बीच में है. सो एंगल क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड. सो दिस इज एंगल, दिस इज थीटा. सो आर्गुमेंट क्या होगा? tan argument of z is argument of z complex number is minus of theta, that is tan inverse this one is y over x, that is mod of y over x. तो इस तरह से अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए हम लोग निकाल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा. सो थोड़ा सा सिनॉप्सिस में हम लोग यहाँ पे देख लें. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई है, सो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू, ध्यान देख के रखना है. सो दिस इज tan इनवर्स, हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स y ओवर x. किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और दिस इज x इज ग्रेटर देन 0. ओके, ये हो जाएगा. नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स y ओवर x, ओके, प्लस पाई. ये हमारा पाई होगा अगर x इज लेस देन 0 बट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x आ जाएगा, माइनस हो जाएगा पाई इफ x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0. अगर ये हमारा आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 हो जाएगा. कब? जब x इज इक्वल टू, एक और छूट गया, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, राइट. अब हमारे पास लास्ट में आएगा, एक हो जाएगा पाई बाई 2. कब? जब x इज इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, और आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाई 2. ये कब होगा? ये अगेन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज लेस देन 0. तो ये आर्गुमेंट हम लोग निकाल सकते हैं. क्लियर? अब कॉमन मिस्टेक क्या आता है यहाँ पे? मिस्टेक हमारा निकालने में क्या होता है कि जब भी हम लोग आर्गुमेंट को निकालते हैं तो हम लोग tan इनवर्स थीटा निकालते हैं, tan इनवर्स y ओवर x, ओके, y ओवर x. और यहाँ पे ये ध्यान में नहीं रखते हैं कि y और x की वैल्यू क्या है, किस क्वाड्रेंट में है. जनरली जो tan इनवर्स y ओवर x होता है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के इंटरवल में लाई करता है. लेकिन हमें जो निकालना होता है प्रिंसिपल वैल्यू वो माइनस पाई से प्लस पाई, और यहाँ पे प्लस के केस में ये इक्वल का साइन होगा, क्लोज्ड कैपिटल इंटरवल होगा. इस रेंज में हमें निकालना होता है. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है. चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ये बहुत ही, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत बड़ा है. चलिए हम लोग देखते हैं पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं? सो अगर कोई z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो वी कैन राइट इज z को लिख सकते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. ये हमारा पोलर फॉर्म हो जाता है. यहाँ पे जो r है डेट इज मॉडुलस ऑफ z होता है, एंड जो थीटा है डेट इज आर्गुमेंट ऑफ z होता है. अभी हम लोगों ने आर्गुमेंट ऑफ z. अभी पोलर फॉर्म आता कैसे है आपको? अच्छा, ये जो थीटा है आर्गुमेंट ऑफ z, ये हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, आपको ये ध्यान में रखना होगा. अब देखिए जैसे ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस y एक्सिस हो गया, ये हमारा पी जेड हो गया. सो वी हैव दिस इज एंगल थीटा. सो
अगर हम ये देखें तो ये हमारा मॉड ऑफ जेड हो गया। ओके, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हमारा y हो जाएगा। सो और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x हो जाएगा। ओके, सो दिस इज x। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये मॉड जेड ले, सो वी कैन राइट हियर cos थीटा इज इक्वल टू base over hypotenuse. So this is mod of z. Hence x is equal to mod of z cos theta. Again, sin theta can be written as y over mod of z. That implies y is equal to mod of z sin theta. Hence complex number z is x plus I y. So we can write here x के जगह mod of z cos थीटा लिख सकते हैं, प्लस आई वाई के जगह मॉड ऑफ जेड साइन थीटा लिख सकते हैं। हेंस वी कैन टेक कॉमन मॉड ऑफ जेड, दैट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि राइट डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स पोलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल से सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आई, इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे पोलर फॉर्म में? सो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मॉड ऑफ z। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू √2, ये मॉड ऑफ z हो गया। अब हमें आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा? सो आर्गुमेंट ऑफ जेड, अब यहाँ पे ये देखना होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स और वाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस आई इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सो वी हैव 10 अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -1। सो दिस इज इक्वल टू -1 सिंस अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 45 डिग्री। सो π/4 कर सकते हैं। 10 अल्फा मॉडुलस लिया था हमने, मॉडुलस की बात किया था सब में। सो अल्फा इज इक्वल टू π/4। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो ये अल्फा जो है हमारा π/4 हो गया। जिस तरह अभी हम लोगों को निकालना क्या हमें ये, सो दिस इज पाई माइनस π/4। हेंस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। सो दिस इज इक्वल टू 3 π/4। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकल गया। हेंस वी कैन राइट हियर z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, दैट इज √2 इंटू cos 3 π/4 प्लस आई साइन 3 π/4। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जितना भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी में हम लोग समझ में आ जाएगा। हेंस वी कैन राइट हियर सपोज z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि -1 और -i है। तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा? ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे होगा। सो मॉड ऑफ z अगेन क्या हो जाएगा, √2 अभी हम लोगों ने निकाला। और यहाँ पे अगर हम tan अल्फा निकालें, दैट इज ये एंगल निकालें मॉडुलस को लेके। सो दिस इज मॉड y एंड दिस इज मॉड ऑफ x। सो अगेन मॉड ऑफ 1/1 दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 10 45 डिग्री π/4 कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज π/4। सो अल्फा इज इक्वल टू π/4 हो गया। अब हमें -π से π/4 के बीच में रखना है एंगल को। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, -π को ऐड करना होगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, -π प्लस π/4। देखिए क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो -π/4 है, इसके बीच में एंगल, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना प्लस π/4 है। सो इसलिए -π में प्लस π/4 हम लोगों ने ऐड किया। अगर इसे ऐड करेंगे तो ये -3 π/4 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है -3 π/4 है। राइट, सो वी कैन राइट हियर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इंटू cos -3 π/4 प्लस आई साइन 3 π/4। ये हमारा पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने राइट डाउन कर लिया। राइट, सो अगर हम बात करें z इज इक्वल टू, बहुत कुछ है इसमें। सो z इज इक्वल टू
आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, जहाँ पे हम लोगों ने थीटा प्रिंसिपल वैल्यू लिखा। सो जेड को अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इंटू कॉस थीटा प्लस टू के पाई लिख सकते हैं, टू के पाई। ओके, क्योंकि वेयर के इज द इंटीजर टू के पाई, हर टू पाई के बाद ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, प्लस आई साइन थीटा प्लस टू पाई के, इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पे के एक इंटीजर है। ओके, तो इस तरह से हम लोग आराम से जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी में हम लोग यूलर फार्मूला देखते हैं। यूलर फार्मूला, यूलर्स फार्मूला क्या होता है, आपको बहुत बार कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। सो जो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, इसको हम लोग लिखते हैं ई रेज टू द पावर आई थीटा, यही हमारा यूलर फॉर्मूला है। या इसको कहीं कहीं हम लोग एस आई सी आई एस थीटा लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर ई टू द पावर आई थीटा जो आएगा हमारा, सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यूलर फॉर्म में z को लिख सकते हैं, जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज मॉड ऑफ z इनटू कॉस ई का पावर आई थीटा। एक्सपोनेंशियल के टर्म में इसको लिख लेते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जिसमें आर्गुमेंट इन्वॉल्व है, जैसा कि हम लोगों ने मॉडुलस के प्रॉपर्टी में देखा था, उसी तरह आर्गुमेंट की प्रॉपर्टीज में देखते हैं। अगर Z1 एंड Z2 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन ध्यान से देखना यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो उसका अलग अलग आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। राइट नाउ यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग और भी जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई। ओके, 2 के पाई ऐड क्यों किया, क्योंकि एक इवोल्यूशन के बाद ये एंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे k का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो जाएगा। कब, जब ये जो सम है इसको मान लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ, अलग अलग लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 कहाँ से कहाँ तक लाई करें, 0 से माइनस पाई से पाई तक। ओके, माइनस पाई से प्लस पाई तक। ओके, राइट नाउ दिस इज इक्वल टू 1। अगर माइनस 2 पाई से आर्गुमेंट ऑफ Z1, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लेस देन इक्वल टू पाई। ओके, अगेन माइनस 1 होगा जब ये आर्गुमेंट ऑफ Z1 पाई से माइनस पाई से, सॉरी, पाई से आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 पाई से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 into Z2 bar. So this is equal to argument of Z1 minus argument of Z2. Next, argument of Z1 over Z2. So this is equal to argument of Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ओके, और यहाँ पे अगेन हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। नाउ कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि
अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होता है तो इस केस में आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 ये पाई बाई 2 होगा। कैसे होगा? जब हम ज्योमेट्रिकली इसको देखेंगे कि मॉड ऑफ Z1 का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ Z2 का मतलब क्या होता है, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 पाई बाई 2 क्यों होता है। देखिए, हर एक लेक्चर को आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, बहुत ही इत्मीनान से देखना होगा, तभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा। नेक्स्ट है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, अगर मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 होता है तो इस केस में दोनों का आर्गुमेंट बराबर होगा, डेट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z2। अगेन ये चीज़ आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। हेंस बहुत कुछ है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। इफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 cos θ1 माइनस θ2, जहाँ पे θ1 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 है एंड θ2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। सो वी कैन राइट हियर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ R1 इंटू R2 cos θ1 माइनस θ2। आपको शायद ये जान के थोड़ा सा सिमिलैरिटीज आपको मिलेगा वेक्टर एडिशन का इसमें। ओके, नाउ इफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं एंड वाइस वर्सा भी यही है। सो cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0। ओके, that is OZ1 is right angle to OZ2. That implies OZ1 perpendicular to OZ2। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 cos θ1 माइनस θ2। अभी ये चीज़ हो गया होगा। इसको इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं अगेन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 cos θ1 माइनस θ2। ओके, नाउ अगेन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, अगर मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर होता है तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि OZ1 परपेंडिकुलर टू OZ2। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसका ये कुछ प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट का, जो कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में डायरेक्ट रूप से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा। थ्योरी में 2-3 लेक्चर और होगा, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद।